हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के चौथे सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करने वाले हैं। और ये मैथ का पेपर 2021 का है। सन 2021 में पूछा गया या जो आपके सेमेस्टर में एग्जाम हुआ था वह सेमेस्टर का पेपर है 2021 का। और ध्यान रहे, पिछले वीडियो में आपको 2020 का पेपर सॉल्व कराया गया है। इन सभी पेपर के माध्यम से आपको ये आइडियाज मिल जाता है कि पेपर किस प्रकार से आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। और ध्यान रहे, यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहां पर बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीजें आपके सेमेस्टर के लिए या आपके गणित के फायदे के लिए या आपके एक दिवसीय परीक्षा के लिए पढ़ाया गया है, उन सभी वीडियो को आप अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी प्रश्न पत्र संख्या 2 में करवा रहा हूं अपने इस YouTube चैनल पर, और सन 2021 का पेपर है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और एक चीज मैं पुनः आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आपकी परीक्षा में यानी आपके बीटीसी, कौन से भैया, बीटीसी या फिर कहें डीएल और एड, डीएलएड या कहें डीएलएड के सेमेस्टर में जो आपका गणित में, बात समझ रहे हैं, जो आपके गणित में पेपर होता है वो 25 अंक का होता है, 25 अंक का होता है। और इस 25 अंक में 13 नंबर पास मार्क के लिए चाहिए, पासिंग मार्क के लिए, प्लस जितना भी आप नंबर बढ़ाओगे वो आपके परीक्षा मतलब आपके मार्कशीट के लिए, आपके भविष्य के लिए फायदा है। अब इस गणित में भी 4 प्रकार से प्रश्न, 3 प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते। कितने प्रकार से? 3। पहला एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के यानी कुल 5 अंक के हो गए। फिर उसके बाद आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और ये भी आपका 6 प्रश्न होता है और ये भी कुल मिलाकर आपके 6 अंक के होते हैं, यानी प्रत्येक 1-1 का अंक का होता है। फिर उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे तो कुल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न कुल 14 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक के? और इन सब को आप जब जोड़ लोगे, तो कुल आपके कितने अंक हो जाएंगे भैया? कुल आपके कितने अंक हो जाएंगे? ध्यान रहे, 14, 6, 20, 5, 25 अंक आपके, टोटल 25 अंक के पेपर हो गए। अंक कितने का हो गया? 25 अंक का आपका पेपर हो गया। समझ गए ना? ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि 25 अंक का पेपर हो गया है। समझ गए ना? और ध्यान रहे, इसमें 13 नंबर आपको पास के लिए चाहिए। कुल टोटल 25 नंबर होता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ 5 होता है, अति लघु उत्तरीय 6 होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 7 होता है, 2-2 नंबर का, यानी 14 अंक जोड़ने पर कुल कितना होगा? 25 अंक होगा। बात समझ में आ जाएगा। चलिए हम सभी लोग प्रश्न पे चलते हैं। और आपकी परीक्षा में जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ये 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न आप देखोगे क्या है? आपको पहले लिखना होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना? और उसके बाद लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना होगा। और प्रश्नोत्तर संख्या में 1 में क्या दिया गया है?
एक में दिया गया है कि 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका तो आसान एकदम ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, आसान एकदम ट्रिक बता दे रहा हूं कि जब भी कभी इकाई अंक में 5 हो उसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। 5 का वर्गमूल 5 होता है और अगली दो संख्या को शेष जो दो संख्या काट दो। फिर देखो 25 है, इनका कोई लगातार दो क्रमागत संख्याएं, लगातार कह सकते हैं क्रमागत संख्याओं में विभाजित कर दो, 4 पंचे 20 और छोटी संख्या ले लो और सवाल का उत्तर हो जाएगा कि 2025 का वर्गमूल क्या होगा, 45 होगा। इसी प्रकार जैसे मैं आपको समझा दूं कि जब भी आपको मान लो 15 का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग निकालना है, 45 का वर्ग निकालना है, तो देखो 15 का वर्ग कैसे करते हैं। वैसे तो आप 15 का वर्ग 225 जानते हो, लेकिन 5 का देखो वर्ग किया गया है और इस एक के बाद जो श्रृंखला में या गिनती में कहें तो एक के बाद 2 आता है, तो 1 दूना 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 25 का वर्ग आप जानते हो क्या हो जाएगा, पंचम 25 और 2 के बाद गिनती में 3 आता है, तो 2 तिया 6 सवाल का उत्तर। 35 का वर्ग आपको निकालना है तो 35 का वर्ग पंचम 25, पंचम 25 और 3 के बाद जो श्रृंखला में आती है 3 चौक 12 यानी 1225। इसी प्रकार 45 का वर्ग आप निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि अगर जैसे इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 को काट दो और 5 लिख लो, इसको दो क्रमागत संख्याओं में विभाजित कर दो, 3 चौक 12, बड़ी संख्या छोड़ दो छोटी संख्या ले लो, यानी ये 35 का क्या है, वर्ग है। समझ में आ जाएगा ना। इस प्रकार से आपको सारा याद रखना है, क्योंकि दाना दाना रास होता है, छोटा से छोटा प्रश्न मिलाकर एक बड़ा सा प्रश्न, बड़ा सा सिलेबस हो जाता है। छोटे छोटे प्रश्न मिलाकर क्या हो जाते हैं, एक बड़े से सिलेबस का रूप धारण कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं इसी में। और कौन से भैया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में दिया कि √2 प्लस √1 अपान √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको देख रहा हूं यहां पर, जहां तक देख पा रहा हूं कि √2 प्लस 1 अपान √2 का मान क्या होगा। तो ध्यान दो, यहां पर पहले आप एलसीएम ले लोगे तो √2 हो जाएगा और 1 से 1 से इसमें भाग दोगे इतनी बार जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये इससे कट जाएगा, रह जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, यानी 3/√2 आ गया। अभी इसके बाद भी सवाल का उत्तर हो सकता है √2 से ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 3√2 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ गए ना, इतना हो गया। अब देखो यहां पर 3√2 का मान होता है 1.732 होता है और बटे में 2 ले लेते हैं। यहां से 3 दूनी 6, 3 7 21 के 1, 3 1 3, 3 2 5, भाग दे देना 2 से, तो 2 से भाग दे दोगे तो 2 दूनी 4। बात समझ गए ना, 2 दूनी 4 है ना। यहां दशमलव भी लगाना, आपको दशमलव भी लगाना। 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10 और 1 2 अट्ठे 16, तो 2.58 समथिंग 2 सही 1/2 सवाल का उत्तर हो सकता है। 2 सही 1/2 सवाल का उत्तर हो सकता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या, 2 सही 1/2 होने वाला है। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बताइए इस घटना के प्रतिकूल संयोजन, घटना के प्रतिकूल संयोजन के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है भैया, घटना के प्रतिकूल संयोजन के बारे में बताना है। देखिए दिया है कि घटना के प्रतिकूल संयोजन 2:3 है, तो उसके घटने की प्रतिक्रिया या प्रायिकता, घटने की प्रायिकता होगी क्या होगी। अब देखो 2:3 दिया है, तो इसके घटने की प्रायिकता क्या होगी, 2/5 होगी, या तो 2/5 होगी या तो 3/5 होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको लिखना होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर क्या होगा, 3 का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 4, कहता है 13 14 10 12 11 12 13 10 12 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के बारे में आपको समझाया गया कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी बहुलता ज्यादा हो, जो संख्या जो अंक ज्यादा बार आया है वही उस श्रृंखला का बहुलक कहलाता है। तो आप देखोगे 13 1
ऐसे चलो पहले हम 10 से या 13 से ही काउंटिंग कर लेते हैं। 13 कितनी बार आया है? 1 2 बार। 14 कितनी बार आया है? तो 14 केवल 1 बार आया है। 10 देखो 1 और 1 2 बार आया है। 10 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 11 देखोगे तो 1 बार आया है। 11 कितनी बार आया है? केवल 1 बार। 12 1 2 3 बार आया है। 12 कितनी बार आया है? 3 बार। तो आप इस श्रृंखला में देख लो कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार 12 आया है। तो इस प्रश्न का यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4 का बहुलक क्या होगा? बहुलक 12 होगा। समझ में आ जाएगा? मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं कि बहुलक जो संख्या ज्यादा बार आया हो वही उस संख्या का क्या कहलाता है? जो संख्या श्रृंखला में ज्यादा बार आया हो वही संख्या दिए गए श्रृंखला का बहुलक कहलाता है। याद हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पांचवा प्रश्न संख्या 5 आपका है, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 5 है आपका, कहता है कि भैया sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। अब मैं आपको समझा दूं कि ऐसे सवाल कैसे लगाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 कहता है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, यानी a का मान आपको बताना है। मैं बता दूं कि sin 2a बराबर होता क्या है? 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a हो गया ना। 2 sin a डिवाइड में चला आएगा 2 sin a। अब यहां रह गया आपका cos a। अब देखो 2 से 2 डिवाइड, साइन से साइन डिवाइड, यानी रह गया क्या? 1। चूंकि 1 बराबर होता क्या है? cos a बराबर में, अच्छा cos a 1 कब cos a के रूप में बराबर माना जाएगा? जब cos 0 होगा तब। cos 0 बराबर 1 होता है, sin 90 बराबर 1 होता है, cos 0 बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखोगे cos से cos इनवर्स हो जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आपको लिखना क्या है? लिखना क्या है और टिक क्या लगाना है कि जब भी हमारा a का मान 0 के बराबर हो, a बराबर 0 डिग्री, तब ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? बैलेंस बराबर करेंगे, यानी सत्य होंगे। आपने देख लिया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अब चलते हम सभी लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए आपके दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो आप हेडिंग भी डालोगे। आप क्या डालोगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या बात समझ गए ना? अति लघुत्तरीय प्रश्न हेडिंग आपने डाल दिया। ठीक। अब इस अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालोगे भैया? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या आप डालोगे 6। ठीक है ना? प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाल दिया 6। अब आपको समझना है कि प्रश्न में क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास आपको बताना है। उसका क्या बताना है आपको? उसका व्यास आपको बताना है। तो व्यास आपको बताया गया है कि त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता भैया? त्रिज्या का दोगुना होता है। किसी वृत्त का दिया गया है क्या? किसी वृत्त के बारे में दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस पूरे वृत्त के बारे में अगर हम बात करें कि भैया इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 154 दिया गया है। मतलब जो कलर कर दिया गया है इस टोटल को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं।
इस टोटल को ही हम कहते हैं क्षेत्रफल। समतल पर घिरी आकृति, समझ रहे हैं ना, उसी आकृति का क्या कहलाती है? क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप अब बताइए कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर लिखा क्या है? 154। पाई का मान 22/7, उधर 7/22 हो जाएगा, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे में 7 हो जाएगा। वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर देंगे तो आर का मान हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या आ गई 7। जबकि आपको पता है कि व्यास बराबर होता क्या है? 2 गुणे में त्रिज्या, यानी 2 गुणे में 7, यानी 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर। क्या समझ में आया ना? इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर लेंगे। चलिए हम सभी लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 की ओर। आपका दिया है अति लघु प्रश्न में प्रश्नोत्तर संख्या 7, और इस प्रश्न को आप देखेंगे तो कहता है कि 243 की घात 3/5 को सरल कीजिए। तो मैं यही सरल कर देता हूं कि 243 की घात में क्या दिया गया है? 3/5 कह रहा सरल कीजिए। तो आप इसे सरल करोगे। चलो मैं अगले पेज पर चलता हूं। कहता है 243 की घात में 3/5। इस 243 को आप लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, त्रिक 27, तिया 81, तिया 243 के घात में 3/5। अब आप ये देखोगे कि जब आधार समान हो तो यहाँ पर घातें हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और इसकी घात में 3/5 पहले से है। अब देखो घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 की घात 5 गुणे में 3/5, और ये 5 से 5 कट जाएगा तो रह क्या जाएगा? 3 की घात 3, और यह उत्तर के रूप में क्या देगा? 3 त्रिका 9, त्रिक 27 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये समझ गए ना? 27 इस प्रश्न का क्या हुआ? उत्तर होगा। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हो गया होगा आशा करते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं, और 8 क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि x² - 14x + 49 को हल कीजिए। x² क्या कहता भैया? x² - 14x प्लस में 49 को सरल कीजिए, यानी हल कीजिए। ये बराबर में क्या दिया गया भैया? कुछ नहीं, और इसे हल करना है केवल। तो आपको मैं बताऊं, हल करने के लिए आपको लिखना होगा x² और प्लस में लिखना होगा 49। अब इसे 14 को तोड़ोगे तो भैया 7x और -7x, तो -14 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस रखा जाता है, और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। -7 -7 -14, माइनस गुणे 7 प्लस 49 हो गया। अब आप देखोगे तो यहां से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो यहां बचेगा x, और यहां से x कॉमन हुआ तो -7 रहे। यहां से 7 कॉमन ले लो माइनस के रूप में, तो बचेगा क्या? x, और माइनस कॉमन लिए तो माइनस बचेगा प्लस में से, और 7 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 7। अब यहां पर देखोगे दोनों ब्रैकेट में x - 7 है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है? x - 7 रह जाएगा, क्योंकि यहां से यहां एक पद है और यहां से यहां एक पद है। इस पद में x - 7 मैंने कॉमन लिया, तो उस पद में से भी x - 7 कॉमन लिया। बची संख्याएं दूसरे ब्रैकेट में हो जाएंगी, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा कि भैया इसका गुणनखंड ये है। ये क्या है? आपका उत्तर है, और आपको लिखना है कि उत्तर बराबर ये। समझ में आ जाएगा ना? तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है इसे समझते हैं। देखिए कहता है कि 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? घनमूल ज्ञात करना है। बात समझ लेना, घनमूल ज्ञात करना।
अब देखो इसे घनमूल ज्ञात करने के लिए वही नियम लगाओगे, गुणनखंड विधि भाग वाला। इस दशमलव को अभी छोड़ दो, मत देखो, बाद में देख लिया जाएगा। चलो 5 से 5 तियां 15, 5 एकन 5 एक छा, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 छक 30, 5 से ये नहीं कटा, अगली संख्या ले लेना होता है, 5 छक 30, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से भाग दो, 5 एकन 5 एक छा, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर पंचम 25 हो जाएगा, फिर 5 एकन 5। इसे तब तक डिवाइड करना है, विभाजित करना है, जब तक नीचे एक ना आ जाए। अब देखो अगर मैं कहूं कि 15,625 बराबर है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, और ये घनमूल निकालने का होता क्या है कि 3 जोड़े अलग कर लो। घनमूल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पर क्या मिला, 5 और गुणे में क्या मिल गया, 5। यहां देखो 3 संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, तो ये हो गया क्या, पंचम 25। अब ये बात समझो कि यहाँ दशमलव लगा था 3 अंक पे, तो बाहर करने पर 1 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2.5। यानी ये संख्या 2.5 का घन है। और मैं घनमूल निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता देता हूं। अगर मान लो यहां ना समझ में आए तो शॉर्ट वीडियो में आप जाकर घनमूल निकालना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जहां से आपको कभी भूलेगा नहीं, और एक दिवसीय परीक्षाओं में तो रामबाण का काम करेगा। चलिए यहां देखिए, घनमूल निकालते समय अंतिम 3 संख्याएं काट दी जाती हैं। क्या है ये, 5 है, और 5 का घनमूल निकालोगे तो किसी भी संख्या का घनमूल 5 इकाई अंक में है, तभी उसका इकाई अंक 5 आएगा। और ये देखो किस संख्या के घन से ज्यादा है, 2 के घन से, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 लिख दो। अगर मैं कहता 3 के घन से क्यों नहीं ज्यादा है, तो 3 त्रिका 9 तो 27 हो जाता है, इसलिए 27 नहीं केवल 2, बस हो गया 25 घनमूल इसका, एकदम आसान, सेकंडों में। हाँ 3 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे, अगर 6 अंक पे दशमलव होता तो 2 अंक पे, अगर 9 अंक पे तो 3 अंक पे। ये आपको समझना, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी आशा करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, तुरंत शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करा करें। बात समझ रहे हो, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो मजा आएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 पर बात करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर 45 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या कहता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 अपान 10, 1 + 10 स्क्वायर 45, यही आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सारणी आप याद किए कि नहीं याद किए, कि sin 30 बराबर 1/2, sin 45 बराबर, sin 0 बराबर 0, sin 30 बराबर 1/√2, sin 45 बराबर 1/√2, और sin 60 बराबर √3/2, sin 90 बराबर 1 होता है। और इसी प्रकार से tan 45 बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है। 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर। ऊपर देखो क्या है, 1 माइनस 1 0 आ गया, और नीचे 1 1 2 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा और कुछ नहीं होगा। बस तुरंत सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, समझिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 से गुणा करने पर 6075 से गुणा करने पर गुणनफल 6075 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 6075 में किसी छोटी से छोटी संख्या, 6075 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 6075 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऐसे सवालों को मैं बताता हूं भाग विधि से आप फैक्टर करना। जैसे 5 से विभाजित करो तो भैया 5 से 5 एकम 5 एक छा, 5 दूनी 10,
फिर 5 एकन 5 और फिर 2 7 पंचम 25, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, 1 21, 5 तियां 15, फिर 3 से काट देना, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, फिर 3 से भाग देना, 3 दूनी 6 2 8, 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये देखो पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, इसकी जरूरत है कि यानी एक संख्या और 3 हो, फैक्टर करने पर पाया गया, यानी मैं कह दूं कि 6075 को बराबर लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे में 3 गुणे 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और फिर गुणे में 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, 3 की आवश्यकता है, अतः कहा जा सकता है, अतः 3 से और 3 से गुणा कर देने पर, गुणा कर देने पर प्राप्त संख्या, बात समझ रहे ना, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग कहलाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या यह बात आपको समझ में आ जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगी, इतना आपको समझना है। जब भी पूर्ण वर्ग की बात करें, गुणा और भाग की बात करें तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, और जब जोड़ घटाव की बात करें तो वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयोग करते हैं। चलिए, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न संख्या 11 अच्छे से समझ में आया हो। अब भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करेंगे और चलेंगे अगले। अब देखिए, आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। अब क्या मिलेगा आपको? लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या में आपका क्या होगा? 12वां प्रश्न होगा। क्या होगा? अब आपको क्या मिलने वाला है? अब लघुत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, इसे आप समझेंगे। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक आने के ऊपर, दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी दोनों पर ऊपर क्या बने सम अंक बने। क्या बने भैया? सम अंक बने। तो दो पासे फेंके जा रहे हैं, तो जैसे मान लो हम पहले 2 देख रहे हैं एक पर, तो अगले पर भी 2 आ सकता है। फिर अगर पहले पर 2 है तो दूसरे पर 4 आ सकता है, पहले पर 2 है तो दूसरे पर 6 आ सकता है। एक तो समुच्चय 2 का सेट का बन गया। फिर देखोगे अगर 4 है तो हो सकता है उस पर 2 आ जाए, अगर इस पर 4 है तो उस पर हो सकता है 4 आ जाए, इस पर 4 है तो उस पर 6 आ सकता है। एक सेट ये है। अगला सेट देखोगे, अगर 6 है इस पर तो उस पर 2 आ सकता है, इस पर 6 है तो उस पर 4 आ सकता है, या इस पर 6 है तो उस पर 6। यानी 9 समुच्चय प्राप्त होंगे। कितने समुच्चय प्राप्त होने वाले हैं? तो 9 समुच्चय प्राप्त होने वाले हैं सम अंक आने की। यानी दोनों पासे पर सम अंक आने की कितने समुच्चय बनते हैं? 9 समुच्चय बनते हैं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। किसका माध्यिका ज्ञात करना है? ये बारंबारता बंटन का माध्यिका ज्ञात करना है। ये माध्यिका में क्या ज्ञात करना है भैया? माध्यिका आपको बताया गया है। माध्यिका बराबर क्या बताया गया है कि अगर विषम पद है तो n+1/2 वां पद, अगर सम पद है तो n/2 वां पद। अब देखो यहां पर आपको करना क्या होगा, पहले सारणी बनानी होगी। तो चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन संख्या 13 में। पहले लिखते हैं पद। क्या लिखते हैं? पद। फिर आप लिखते हैं बारंबारता। क्या लिखते हैं भैया? बारंबारता। बारंबारता। फिर आप लिख लें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बन गया। इसके लिए आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप सारणीगत कर सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पद कौन कौन से हैं। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 क्या क्या है? 2 4 6 8 10 12 और क्या है? 14। ये आपके पद हैं। और 2 4 6 8 10 12 14 पद हैं।
3 2 2 4, यहां पर 3 2 2 और 4, ये आपके जो है बारंबारता 3 2 2 4 और 3 1 2, 3 1 2 ये आपके क्या है बारंबारता है। संचयी बारंबारता निकालोगे तो क्या बनेगा 3 3 2 5 5 2 7 और 7 4 11, 11 3 14 और 14 1 15, 15 2 17, ये आपके संचयी बारंबारता। बारंबारता यानी अगर हम कहें इन पदों का, इन अंकों का कितनी संख्या बन रही है तो देखेंगे 3 2 5 2 7 3 10 4 14 3 17, यानी जो यफ है आपका, ये यफ आया है, यानी यफ यन कह सकते हैं, ये बराबर कितना आया है आपका तो 17 आया है। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या बताना था, माध्यिका बतानी थी, तो माध्यिका बराबर होता क्या है, माध्यिका बराबर कई बार आपको समझाया गया है। यहां पर 17 पद हैं तो n + 1/2 वहां पद, 17 + 1/2 यानी 17 1 18/2, तो 2 9 18 यानी 9वां पद। कौन सा पद, 9वां पद आपका सवाल का उत्तर होगा। तो 9वां पद किस में आएगा, इस 11 वाले में आएगा, 11 वाले में आएगा। तो 11 वाला भैया कौन सा है, चौथे नंबर का है, तो चौथे नंबर का 8, यानी इस श्रृंखला की माध्यिका क्या होगी 8 होगी, और यही सवाल का क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा ना, इस श्रृंखला की माध्यिका क्या होगी 8 होगी सवाल का। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 14 की ओर चलते हैं हम सभी लोग। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आपका 14 क्या कहता है इसे समझते हैं पहले। देखिए क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है समझिए, एक समकोण त्रिभुज जिसमें ABC में tan A बराबर 4/3 हो तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया भैया, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें tan A बराबर दिया गया है, tan A बराबर 4/3 दिया गया है। क्योंकि tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, आपको बताया गया है लंब बटे क्या होता है आधार होता है, तो 4/3, तो हम यहां लिख सकते हैं लंब, यहां आधार। इस मान को ज्ञात करना होगा तब जाकर आप निकाल पाओगे sin स्क्वायर A और प्लस में cos स्क्वायर A का मान, तब आप निकाल पाओगे। वहां समझ गए ना। अब देखो लंब 4 आधार 3, तो कर्ण कितना होता है 5, मेरे आंकड़े से 5 होता है क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक होता है। नहीं तो आप निकाल सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। आधार 3 है तो 3 का वर्ग 9, लंब 4 है तो 4 का वर्ग 16, 16 9 25, और यहाँ कर्ण का वर्ग है तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, तो कर्ण का मान क्या आएगा 5 आएगा। आ गया ना। अच्छा साइन A बराबर क्या होता है, साइन बराबर भैया लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है और होल स्क्वायर। कास बराबर आधार बटे कर्ण यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कि यहाँ 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और फिर यहाँ 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। आधार समान होने पर घाते जुड़ जाएंगे, तो 16 9 25/25 और पुनः 25 से 25 कट जाएगा, यानी उत्तर 1 आएगा। इसका मान क्या आने वाला है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन यहां आपको लिख कर बताना है, समझाना है, बताना है, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ सकता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न संख्या 15 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे के एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। एक 550 घनाकार एक घन सेंटीमीटर लोहा है, 550 घन सेंटीमीटर का एक लोहा है जिसे सरिया बनाया जाता है, और यदि सरिये का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिये की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो आप ये बताओ 550 घन सेंटीमीटर है और सरिया है, तो भैया सरिये का आयतन बराबर घन का आयतन, या जो पदार्थ है
सरिया का आयतन आप लिख सकते हैं, सरिया का आयतन। सरिया का आयतन कितना दिया है? 550 घन सेंटीमीटर दिया है। बात समझ गए ना? अच्छा, सरिया कैसा होता है? तो बेलनाकार होता है। तो भैया बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब आप देखोगे ये बराबर किसके है? 550 के। पाई का मान होता है 22/7, तो 7/22 हो जाएगा। त्रिज्या वहां आप देखोगे तो व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, व्यास मतलब 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर। यहां आप 1/2 रखोगे और 1/2 उधर जाएगा तो 2/1, यानी 2/1 2 बार हो जाएगा, r स्क्वायर रह गया h सवाल को। चलो 2 11 में 22, 2 एकम 2, 2 11, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, 11 पचे 55। अब आप देखोगे 55 आ गया, उसके बाद आप देखोगे यहां आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 सते 70 और एक जीरो लगा दोगे तो 700 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा भैया? 700 सेंटीमीटर लंबाई है। किसकी 700 सेंटीमीटर लंबाई है? तो 700 सेंटीमीटर लंबाई आपके उस सरिया की है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा आप सबको? सरिये की लंबाई 700 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? देखो 550 है, पाई का मान 22/7 तो 7/22, त्रिज्या 1/2 तो उधर 2/1, 2/1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 11 में, 11 पचे 55, 5 दूनी 10 सते 70, 700। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है इसे समझते हैं। 16 देखिए 16 क्या कहता है, सुनिए। कह रहा है एक टोकरी, देखो इस प्रश्न को हम आपको केवल समझा दे रहे हैं, अब पिछले वीडियो में इसका पूरा सलूशन दिया, इसे समझिएगा। एक टोकरी 1250 फूल है टोकरी में। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है कि जितने की उस नगर में मंदिर हैं, तो कह रहा है यदि उसके कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, उसने कुल कितने टोकरी फूल चढ़ाए? 8, तो उस नगर में कुल कितने मंदिर हुए? आप समझो वो 1250 फूलों की एक टोकरी जिसमें और जिसके माध्यम से वो 8 टोकरी चढ़ाता है, तो कुल 10,000 फूल चढ़ाता है। भाई इनका इनसे गुणा कराओ तो 10,000 फूल आएगा। और कह रहा है वहां जितने मंदिर हैं उतना ही मंदिर में फूल चढ़ा रहा है। माना कि 10 मंदिर हैं पूरे इलाके में, तो 10-10 फूल चढ़ाता सभी मंदिर। 500 मंदिर हैं तो 500 फूल चढ़ाता है। यानी टोटल फूल चढ़ाए गए यक्स गुणे यक्स यानी यक्स स्क्वायर, वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर देंगे, यानी मंदिरों की संख्या चाहे फूलों की संख्या। और 10,000 का वर्गमूल होता है 100, यानी उस शहर में कुल कितने मंदिर? 100 मंदिर। और उसने प्रत्येक मंदिर में कितना फूल चढ़ाया? तो 100 फूल चढ़ाया। इस प्रश्न को पिछले वीडियो में आपको समझाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आपको पिछले वीडियो में समझाया गया, इसलिए मैं यही डायरेक्ट समझाता हूं, आप वहां से जाकर व्याख्या समझ सकते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी उसकी ऊंचाई बराबर उसकी त्रिज्या के, तो उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में क्या लिख सकते हैं? 9 पाई। 3 बटे में है, 3 गुणे में हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर यच है तो यच की जगह आर लिख सकते हैं या आर की जगह यच लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया यच गुणे में यच, यानी यच की 3 घात बराबर 9 त्रिक 27, घन का उल्टा घनमूल, यानी ऊंचाई बराबर क्या आ गया? 3 मीटर हो या सेंटीमीटर, सवाल का उत्तर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना? इसको व्याख्या सहित मैंने पिछले वीडियो में जरूर बताया, उसे जाकर जरूर देखिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसे जरूर जाकर देखेंगे। अगला प्रश्न आप देखोगे और अंतिम प्रश्न देखोगे इस प्रश्न पत्र का। कह रहा कि चित्र में ओ केंद्र तथा एओबी वृत्त का व्यास है। ओ केंद्र है तथा एओबी व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार खींचे गए हैं, सी और डी इस प्रकार खींचे गए हैं कि सी कोण सी ए और बी 30 अंश दिया गया है, और ए बी और डी 40 अंश दिया गया है,
तो CAD यानी ये पूरे का मान बताना है और CBD यानी ये पूरे का मान बताना है। आप ये बताओ कि इस प्रश्न को भी तो पिछले वीडियो में बताया गया है कि किसी भी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज का कोण समकोण होता है। ये 90 अंश हो गया। फिर लगाओ, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, जिसमें 90 हो गया, बचा 90। अगर 90 बचा तो ये 30 है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इस पूरे कोण का मान बताना आसान हुआ कि नहीं? 60 40 100। सवाल देख लो, यहां देखो, ये भी अर्धवृत्त का त्रिभुज है, अर्धवृत्त का कोण है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण है, तो ये 90 अंश, ये 90, ये 40, तो ये कितना? 50 अंश। और ये पूरा कितना? तो 50 30 80। सवाल का उत्तर इसको भी पिछले वीडियो में समझाया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले ले। और ध्यान रहे, जो भी प्रश्न आपको ना समझ में आया करे, या तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ सेंड कर दीजिए कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया, या इस टाइप का सवाल आप दे दीजिए। मैं आपको प्रयास करता हूं कि 2 से 4 दिनों के बाद आपको सेट बाय सेट, मतलब चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो या सेमेस्टर में या किसी भी मैथ से संबंधित परीक्षा दे रहे हो, तो वह सभी प्रश्न आपको काम दे, इस प्रकार से सेट बनाकर आपको सवाल कराया जाए। प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न पत्र आपको बताया गया, इसके माध्यम से आपको एक तरीका जरूर मिल गया होगा कि आपके सेमेस्टर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारा वीडियो आप बहुत अच्छे से देखेंगे। आप सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, ये कोई बात नहीं है कि आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे नहीं रहेगा, फायदा ही आपका करेगा, क्योंकि आपके मैथ में बेस का काम करेगा। आपको मैथ एकदम नहीं आता है तो जरूर यहां से थोड़ा बहुत कुछ आने लगेगा। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।